अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने बहैसियत एक कॉम्पेयर के नहीं, बहैसियत टीना सानी के नहीं, बल्कि एक मुल्ज़िम हूँ। आप पूछ रहे होंगे कि क्यों मुल्ज़िम क्यों? उसकी वजह ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम बाहर जाते हैं तो बच्चे एक सवाल हमसे पूछते हैं कि जी आपने, मुझसे तो बहुत दफ़ा कि जी आप हमारे लिए क्यों नहीं गाती हैं। और मुझे यकीन है कि यहाँ आप जितने भी हज़रात बैठे हैं, ये बड़ा कॉमन सा सवाल है जो बच्चे पूछते हैं कि जी आपने हमारे लिए क्यों नहीं लिखा, या टीवी हमारे लिए क्या करता है। तो एक ऐसे ही एक आइडिया जहन में आया कि क्यों ना बच्चों को जमा किया जाए और उनको कहा जाए कि भाई आप अपनी एक अदालत लगाएं और आप बुलाएं उसमें बड़ों को, और जो आपकी शिकायतें हैं, जो सवालात हैं, वो खुद उनसे पूछें। ये लोग बच्चों के लिए कोई अच्छी सिनेमा में कोई मूवीज नहीं लाते, हर वक्त लड़ाई झगड़ा, हर वक्त कुछ ना कुछ होता है, कोई अच्छी सी मूवीज लाया करेंगे। अच्छा, बजिया हैं यहाँ पे, ये लिखती हैं, तो इनसे क्यों ना आप ये सवाल पूछें, ये बजिया हमें ये जवाब क्यों ना दें। बच्चों की अदालत सुन के हम बहुत चौंके, क्योंकि हमने तो कोई जुर्म किया नहीं था, बहुत चाहा बच्चों को, बच्चे भी हमें बहुत चाहते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि बच्चे कम से कम इतना पूछ तो सकते हैं कि बजिया आपने कुछ लिखा या नहीं लिखा। अब ये हमें याद नहीं कि तुम सब इतने छोटे छोटे हो कि हमने जो लिखा है वो तुमने शायद देखा ना हो, शायद तुम्हारे बड़े भाई बहनों ने देखा हो। लेकिन इससे हमारी ये उज़्र पेश करने से हमारी कमजोरी खत्म नहीं हो जाती है। हमें बच्चों के लिए लिखना चाहिए। चुनाचे हमने ये किया है कि तुमसे बहुत छोटे बच्चों के लिए एक कायदा तैयार किया है, नया कायदा, जिसका नाम है हमारा कायदा। वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम लोग देखोगे और पढ़ोगे। हमने सोचा पहला काम ये करें कि बच्चों को शुरू से कोई किताब ऐसी दें, कहानियां ऐसी दें, लिख के ड्रामेटाइज भी करें कि जो आप लोग खुश हो, और एक पूरा चैनल सिर्फ बच्चों ही का काम करे। अल्लाह करे वो दिन जल्दी से आ जाए। ठीक बजिया। अच्छा ये बताएं कि अम्मियों से क्या क्या शिकायतें हैं? अम्मी हमें कहती हैं कि अपने से छोटे को मत डांटा करो, फिर अम्मी हमें क्यों डांटती हैं? अम्मी रेहाना हुसैन छोटों को क्यों डांटती हैं? बाज़ औक़ात तो कोई वजह होती है, शायद आप लोग उस तरीके से ना संभाल सके सिचुएशन को जिस तरह अम्मी या बड़े जो है वो संभाल सकते हैं। तो ये है कि थोड़ी एक लिमिट में होता है, डांटना जो भी होता है कई दफ़ा वाजिब भी होता है। तो बुरा तो ज़ाहिर है ज़रूर लगता है इसमें, लेकिन शायद थोड़ी आपकी भले की बात होती है बात औक़ात। जी बेटा। जब हमसे कोई चीज़ फिसल जाती है यानी टूट जाती है तो अम्मी हमें डांटती हैं, और जब उनसे टूटती है तो वो कहती हैं फिसल गया। ये बड़ी ज़्यादती है वैसे। ये वैसे बात बहुत हद तक माननी पड़ेगी, लेकिन देखिए अम्मी भी इंसान होती है ना, वो भी कभी थक जाती हैं। कभी हो सकता है कि वो उस वक्त उस हालत में हो अगर आपसे टूट जाए वो, और बिल्कुल ही बस मामला जो होता है वो एंड पे आ जाता है। लेकिन ये कि फिर वो बर्गर वगैरह और चाइनीज़ या कोई आइसक्रीम खिला के थोड़ा सा पूरा भी तो कर लेती है। जी बेटा। अम्मी जब अब्बू जब अम्मी को डांटते हैं तो अम्मी अब्बू को डांट नहीं सकती, इसलिए वो हम पे अपना गुस्सा उतारती हैं। बड़े पोल खुल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए, वाकई बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों है लेकिन नहीं होना चाहिए। बेटा हम समझाते हैं। जी आप सुन रहे हैं तो प्लीज जरा ये शिकायत गौर फरमा लें। अच्छा जी, स्कूल तो आप सब जाते हैं। ये कुछ जी मुझे कुछ खतरनाक किस्म का लगा है, क्योंकि मेरा ख्याल है टीचरों से कुछ काफी सवालात हैं जो अच्छा जी अली आप। टीचर क्लास में एंटर करती है और वो कहती है अगर आप 10 सवाल भी पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगी, और थोड़े अरसे बाद वो हमसे नाराज आती है और जवाब नहीं, क्वेश्चन का जवाब नहीं देती। ये ऐसा नाराज क्यों हो जाती हैं? क्या करते हैं हम कुछ करते नहीं हैं, हम लोग पूछते हैं, सवाल पूछते। सवाल पूछना तो अच्छी बात होती है वैसे, मगर वो उस वक्त अगर हम उनसे एक सवाल 5 दफा पूछते हैं तो वो जवाब क्यों नहीं देते? एक सवाल 5 दफा पूछते हैं आप? अच्छा ये जी। ऐसा क्यों? पहली बात तो कोई अच्छी टीचर ऐसा करती नहीं है। दूसरी बात ये है कि
کبھی ہوتا ہے کہ ٹیچر اتنی محنت سے سمجھاتی ہے، پورا سبق سمجھایا، پھر وہ پوچھتی ہے کہ آپ کو وہ بات سمجھ آئی یا نہیں، اور آپ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن جب ٹیسٹ ہو جاتا ہے، جب آپ لوگ برا کرتے ہیں تو آبویسلی ٹیچر کو تھوڑا تو غصہ آئے گا ہی کہ وہ آپ کے اوپر ناراض ہوں گی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو کلاس میں کوئی ٹیچر کچھ سمجھائیں تو ذرا دھیان دے کے اس وقت اس کو سمجھ لیں، اور اس وقت اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیں. پوچھنے سے نہیں گھبرانا چاہیے. جی. ٹیچروں کا یونیفارم کیوں نہیں ہوتا؟ تاکہ ٹیچروں اور بچوں میں فرق پتہ لگ سکے. زندگی بھر ہم اسکول یونیفارم پہن کے گئے ہیں، اب تو تھوڑا چانس ملنا چاہیے کہ یونیفارم کے علاوہ کوئی الگ کپڑے پہن کے جائیں. اور ویسے بھی یہ ہے کہ بچوں کو یونیفارم اس لیے پہنایا جاتا ہے تاکہ ڈسپلن رہے، یونیفارمٹی رہے، سارے بچے ایک جیسے رہیں. جی. جب ویکینڈ آتا تو ٹیچرز ہمیں اتنا سارا ہوم ورک دیتے تھے، ہمارے چھٹیوں کا مزہ کیا ہوگا. یہ شکایت ہمیں بالکل بالکل. ہاں، آئی ایگری، ہوتا ہے ایسا کہ ویکینڈز پہ زیادہ ہوم ورک دے دیتے ہیں، بٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیچر کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کورس تو ختم کرانا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں، نزلہ، چھینکے، بخار، تو میں نے تو عموماً بچوں کو دیکھا بڑی شکلیں بناتے دوائیاں لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں. تو حکیم صاحب یہاں بیٹھے، کیوں نہ ان سے کچھ سوال کر لیں آپ لوگ. جی. کڑوی دوائیاں کیوں بناتے ہیں، میٹھی دوائیاں؟ یہ حکیم سعید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس کا جواب دیں گے. ایسے تو بالعموم بچوں کے لیے دوائیں میٹھی بنتی ہیں، لیکن ہر دوا تو میٹھی نہیں ہو سکتی، اور جتنی دوا کڑوی ہوتی ہے اس کا اثر میٹھا ہوتا ہے، جلدی آرام ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال مجھے بچوں کی اس رائے سے اتفاق ہے کہ بچوں کے لیے دوائیں میٹھی بنانی چاہیے. آپ نے بڑوں کے لیے یونیورسٹی بنائی ہے، آپ کو جب کہ بچوں سے بہت محبت ہے، پھر بھی آپ نے بچوں کے لیے کیا کیا؟ مجھے تو بچوں سے بڑی محبت ہے، سچی بات ہے، اور میں نے تو بچوں کے لیے اسکول بنا دیا ہے، اور اسکول میں تعلیم شروع ہو گئی ہے. اور آپ نے وہ اسکول اتنی دور بنایا ہے کہ جب ہم بچے وہاں تک پہنچتے ہیں تو جوان ہو چکے ہوتے ہیں. بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہاں آبادی نہیں ہے، اور میدان ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، اس لیے فاصلہ معلوم ہوتا ہے. تو بچوں کا تو اسکول وہاں بن گیا ہے، اور 180 کلاس روم بن گئے ہیں، اور 5000 بچوں کا اسکول بن گیا ہے. تو وہ تو ہم نے کر لیا کام بچوں کے لیے، اور بچوں کے لیے تو ہم بھائی کتابیں بھی چھاپتے ہیں، رسالے بھی چھاپتے ہیں. میں تو بچوں کے لیے سب کچھ دے چکا، اپنا قربان ہو گیا بچوں پر، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے ساری عمر محبت کروں گا جب تک زندہ ہوں ان شاء اللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ پینٹنگ کا تو کسی کو نہیں شوق یہاں؟ بہت شوق. ابھی لایا ہوں. اسکیچ پیڈ لائے ہیں؟ اچھا، آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں درمیان کون بیٹھا ہے؟ تو کیا مشکلات ہوتی ہیں آرٹ کلاسز میں کبھی، یا سیکھنے میں آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسٹیٹیوٹس ہوں؟ گلجی نے شکایت ہے کہ انہوں نے کوئی اسکول آف آرٹس کھولا نہیں ہے جس میں بچے جا کے ٹھیک سے پینٹنگ وغیرہ سیکھ سکیں، تو ایسی جگہ وہ کیوں نہیں بناتے؟ بچے اسکول آف آرٹس کا تو یہ ہے نا کہ ہر ایک آرٹسٹ اپنے طریقے سے کام کرتا ہے. میں اس وقت کام کر رہا ہوں، میں 40 سال سے بہت محنت کر رہا ہوں. کسی وقت آگے جا کے میں اسکول بنا لوں گا شاید، مگر اس وقت جو میرے اندر ہے، جو میں نے کام کرنا ہے وہ کرتا رہتا. اور ایک اور بھی اس میں بات ہے کہ اسکولیں بنانے کے لیے، آرٹسٹ کے لیے، یہاں اسکولیں تو بناتی ہیں، حکومتیں اسکولیں بناتی ہیں. بچوں کے پینٹنگ کے مقابلے ہونے چاہیے. بچوں سے پینٹنگ کے مقابلے بچوں سے ہم سیکھتے ہیں. جی صبرا. مجھے گلجی سے یہ سوال ہے کہ گلجی آپ نے ہم بچوں کے لیے کچھ تصویر بنائی؟ بیٹا میں بہت سی تصویریں بنائی آپ کے لیے جی، مگر موقع نہیں ہے کہ آپ میری تصویریں دیکھیں. اور میں جو اور کام کرتا ہوں نا، میرا ایبسٹریکٹ کام بھی، وہ بھی بچوں کو بہت زیادہ بچوں کے نزدیک ہے. مجھے گلجی سے ایک سوال ہے، جو کچھ آپ بناتے ہیں وہ تو ہم بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر ہم اس سے کیا سیکھیں گے؟
बेटा मेरा तो आप देखा नहीं है ना जो मैं बनाता हूँ जी, ये आपकी समझ में आए कायदे आज़म की तस्वीर इस तरह देखें इस तरह। खेल वेल का किसको शौक है? जी जहांगीर, अब आप सोच लें। जी बेटा। हम गलियों में खेलते हैं, हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं है और किसी का शीशा टूट जाए तो सारा कुछ इंतजाम बच्चों का आता है। बिल्कुल जी। ये मैं मानता हूँ कि हमारे मुल्क में इस वक्त स्पोर्ट्स के लिहाज से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ तक मैं ये कहूँगा कि जैसे कि स्क्वाश का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। हम लोगों ने माशाल्लाह जितने भी हमारे खिलाड़ी गुजरे हैं उन्होंने मुल्क के लिए काफ़ी यानी वर्ल्ड चैम्पियनशिप वगैरह जीते हैं, ब्रिटिश ओपन जीती हैं, मगर उस लिहाज से अभी तक उस तरह की फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। भाई हमने अभी तय किया है कि जहांगीर साहब और हम मिलकर मदद खिदमत में स्क्वाश का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, मुझे पता है आपको गाने का बड़ा शौक है, आप सबको रिकॉर्डिंग से पहले ये सब गा रहे थे, आपको पता है। तो क्यों ना खालिद से हम फरमाइश करें कि हमें एक गीत तो सुनाएं इस मौके पे। बदलोगे तुम तकदीरें, इस उम्मीद पे जिंदा है। बदलोगे तुम तकदीरें, इस उम्मीद पे जिंदा है। दोस्तों क्या कहें हम इतने शर्मिंदा हैं। कोई शिकायत तो नहीं है मुझसे, या है? क्या है? आप जो बड़े होते हैं वो बच्चों का किरदार भी खुद ही अदा कर देते हैं, इस तरह हमें तो चांस ही नहीं मिलता। हम तो एक तरह से आपको फेवर ये कर रहे हैं कि हम बड़ों का जितना नजला होता है अपने ऊपर गिरा लेते हैं बच्चे बन के, ताकि आपकी बात हम बच्चे बन के बड़ों तक पहुंचा सकें और उस बात में थोड़ा सा वजन हो। आप कहेंगे आपने जैसे कहा कि बच्चों की बात कोई नहीं सुनता, और मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत बात सही है। मैं भी वहीं आके बैठ रहा हूँ, मैं वॉक आउट कर रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये है, हमारे यहाँ के जो राइटर्स हैं, मैं बच्चों की तरफ से मिलके सवाल करता हूँ कि वो इस तरह के प्लेयर्स जो कि बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया भर के बच्चों के बाद में एक ही प्रॉब्लम है, उनको क्यों नहीं, हम क्यों दर दर मारे फिरते हैं कि भाई जर्मनी से एक कोई प्ले आ गया तो हमने बरतानिया के राइटर का प्ले ले लिया। इनकी शिकायत सही है ये। मैंने दरख्वास्त की है बाज़ बच्चों को लिखने वालों से कि बच्चों को ड्रामे आप लिखें ताकि वो बच्चों को स्टेज कर सकें, बड़े पैमाने पर भी और इतने स्कूलों में भी ड्रामे करते हैं बच्चों को, कुछ है ही नहीं उनके पास। मेरे ख्याल में 30 बच्चे तो हैं, अब बुजुर्ग लोग मौजूद हैं हमारे बराबर के। तो ये है कि हम वादा करते हैं कि इस साल तुम लोग इंशाल्लाह कम से कम 3 जबरदस्त किस्म के बच्चों के थिएटर हकीम साहब की मदीनतुल हिकमत पे देखोगे। बच्चों का थिएटर खोलेगा, उसमें हमें कोई चांस नहीं मिल सकता कि हम कोई उसका प्ले कर दें। भाई लो, तुम ही तो करोगे। अब कोई हम बड़े बड़े एक्टर कभी कभी बुलाएंगे, उनकी इज्जत अफजाई के लिए बुलाएंगे, लेकिन बच्चों के थिएटर का मतलब ही यही है
कि खुद बच्चों को कहानियाँ लिखनी आए, बच्चों को किरदार अदा करने आए, बच्चे अपने मसाइल को अपने जुमलों में लिख सके। वो दूसरी बात है कि तुम्हारे लिखे हुए जुमले को बाद में हम ठीक ठाक करके एक सीन बना देंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन हम काम तो बच्चों ही से करवाएंगे। हमारी किताबों में जो नज़में लिखी होती हैं उनके अल्फाज इतने मुश्किल होते हैं कि समझ ही नहीं आते। भाई मैं इस बच्ची से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करती हूँ। जिन लोगों ने लिखे हैं बच्चों की किताबें, मैं उनके लिए कोई तनकीदी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई है, क्योंकि मोटे लफ्ज भी हैं, दीनियात की भी बड़ी मोटी मोटी बातें हैं इस्लामियात में, और उर्दू में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। तो ये काम इंशाल्लाह अब लोगों को समझ आई है कि भाई उनको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अब सब ठीक करने में लगे हुए और ठीक हो जाएंगे। जी जी। आप ऐसे ड्रामे क्यों नहीं लिखते जिसमें बच्चे बड़ों का रोल अदा करें? बहुत अच्छी बात है भाई, वाह 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 वाह। जीत रहो, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चे भाई, क्या अच्छी बात करी इस बेटी ने। जीत रहो, इधर आओ, यहाँ बैठो। बहुत अच्छी बात कही। अब मैं बड़ों का प्ले करूंगी और बच्चे काम करेंगे। नसरत साहब, आप इसके बारे में कुछ? तो आप लोग बड़ों को हंसाने के लिए इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, हम बच्चों को हंसाने के लिए आप क्या लिखते हैं? बेटा बात यह है कि बड़ों हंसने के लिए बहुत तड़पते हैं, उनको हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपको हंसाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बाकायदा बच्चों के लिए कोई रिसाले नहीं है, कोई अखबार नहीं है। दूसरे मुल्कों में बच्चों के भी अखबार होते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए लिखना मुश्किल यूँ है कि अभी मुझसे अगर आपको ये शिकायत है कि मैं क्यों नहीं लिखता, तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ थोड़े दिन का, और कि जब मैं बच्चा हो जाऊंगा तो फिर आपके लिए लिखूंगा। क्योंकि अब इस बुढ़ापे के बाद फिर बच्चा होना शुरू होता है आदमी, उस वक्त इत्मीनान से लिखता है। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात ये बच्चों के लिए लिखने का सवाल ये है कि पहली बात तो ये है कि आप बच्चे की सोच पैदा करें कि बच्चा सोचता कैसे है, क्या समझता है, कितनी बात समझता है। पहले ज़माने में कुछ अजीब किस्म के लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग के, मैंने और हकीम साहब ने और बदिया ने जिन लोगों की किताबें अपने बचपन में पढ़ी हैं, उनके ऐसे मज़े की किताबें थी कि आज तक उनकी बहुत सी चीज़ें हमें याद रह गई। ये ज़माना जो है वो इस किस्म का है कि छोटा सा लतीफ़ा है कि किसी शख्स ने कहा भाई धूप में खड़े हो, वो सामने दरख्त के साए में क्यों नहीं खड़े हो जाते? तो उसने कहा अच्छा बताओ कितने पैसे दोगे? तो ये एक कमर्शलाइज्ड एक अंदाज हो गया है सबका, ना बच्चों की फिक्र है ना बड़ों की फिक्र है। आप लोगों ने देखा कि आपकी फिक्र, आप सब की फिक्र कितनी है इन सबको, कि सब यही सोच रहे हैं कि किस तरह बेहतर से बेहतर आपके लिए किताबें हों, बेहतर से बेहतर स्क्वॉश कोर्ट्स हों। पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो आजकल जो ज्यादातर खेलते हैं वो अब वो नवाब। अब आप बताएं कि आप पढ़े या खेले? वो बेटा वो पुरानी बातें जितनी भी थी ना, वो अब बदलती जा रही हैं। अब खेल के भी इतनी बड़ी वक़्त है कि अगर एक शख्स है और वो खेल में माहिर है या किसी और काम में माहिर है, मुसफ़िर, पहले तो ये था वो कहते थे बस पढ़िए और सर्टिफिकेट लीजिए और ICS हो जाइए और डिप्टी सेक्रेटरी बन जाइए, ये मेराज थी। अब ये नहीं है, आप जिस चीज़ के काबिल है उधर जाए। अब एक हमारे CSP ऑफिसर है, एक हमारा वजीर है, एक हमारा उससे भी बढ़ के कोई आदमी है, एक हमारा जहांगीर खां है। जहांगीर खान ने जो इंटरनेशनल फेम कमाई है वो किसी को भी नसीब नहीं हुई। मेरा एक सवाल है जहांगीर खान से कि मतलब कुछ खिलाड़ियों के साथ ये होता है जब आप अपनी एक लेवल पे आ जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करने लग जाते हैं और बहुत अखड़ू हो जाते हैं। इस तरह का क्यों होता है? और ये नॉर्मली ज़्यादातर खिलाड़ियों के साथ हो जाता है कि मतलब लाइक उनको ये भी सोचा कि कभी वो भी किसी के फैन थे और एक वक्त हर किसी पे आता है। जहाँ तक आपको मुझसे शिकायत है तो मैं जो भी हूँ आपके सामने हूँ, मतलब स्पेसिफिकली आपसे नहीं कह रही बट जनरली हो जाता है खिलाड़ियों के साथ नॉर्मली ये कि वो बात नहीं करेंगे। और इस चीज़ के मैं भी खिलाफ हूँ क्योंकि हर प्लेयर को अपना पास टाइम भी सोचना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जो भी प्लेयर अगर इस तरह का सोचता है तो मैं समझता हूँ सिर्फ टाइम बीम के लिए होता है। और जहाँ तक अगर वो अच्छा बिहेव करे तो उसमें ये है कि लोगों में उसकी इज्जत भी होती है और लोगों का बर्ताव भी इससे अच्छा होता है। अक्सर ये होता है टीचर्स के साथ कि मतलब कुछ टीचर्स जो बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडली, ज़्यादा दोस्ताना अंदाज से बात करती हैं, प्रिंसिपल्स को वो पसंद नहीं आता।
हालांकि उससे ये होता है कि कंसंट्रेशन हम लोग ज़्यादा करते हैं, मगर उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, मगर प्रिंसिपल्स को ही पसंद नहीं आता और ज़्यादातर वो टीचर्स निकाल दी जाती हैं। आई फील स्ट्रिक्ट होने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कोई वो नहीं कर सकते कि अगर आप स्ट्रिक्ट हैं तो आप बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। आई थिंक कि अगर आप ज़्यादा मीनिंग उनके लेवल पे हो के उनसे आप कम्युनिकेट कर सकें, तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर देन। और स्कूल कभी भी वो स्कूल मिसाली स्कूल और कामयाब स्कूल नहीं बन सकता जहाँ बच्चे और उस्ताद एक फैमिली की तरह न रहते हों। राइट। बिल्कुल, बच्चे और उस्ताद सब और प्रिंसिपल तमाम के तमाम एक खानदान की हैसियत से रहते हों, और बच्चों को समझाया जाए कि ये स्कूल किसी का नहीं है, तुम्हारा है। जैसे तुम्हारा घर है, जैसे तुम्हारे कमरे हैं, ऐसा है तुम्हारा है। अगर तुम इसे खराब करोगे तो अपने घर को खराब करोगे, अपने स्कूल को खराब करोगे। अगर इसमें तुम अपना नाम रोशन करोगे तो ये तुम्हारे स्कूल का भी इससे नाम रोशन होगा। देखा बच्चों, आपने देखा कि आप की कितनी परवाह है, आपकी कितनी या आपका कितना ख्याल है इन बुज़ुर्गों को, इन बड़ों को, आपके बारे में ये सोचते हैं। कभी कभी आ जाता आपके जहन में, मेरा ख्याल है कि कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, ऐसी बात नहीं है। इन सब को, हम सबको आपसे बड़ा प्यार है और हम लोग आप ही के लिए जिंदा हैं। वाह, देखिए, बेशक, सही बात। आपसे वादा करते हैं कि हम दिल लगा के पढ़ाई करेंगे और आपकी सब बातें मानेंगे, और आप लोगों की वो तो मतलब जो है कि हम आपकी इज्जत और जरूर करेंगे। इन हाथों ने पाला तुमको, इन हाथों में तुम खेले, इन हाथों से चलना सीखा, इन हाथों में तुम झूले, इन हाथों को अब छोड़ न दो, यही है तुम्हारा सरमाया, यही तुमको बतलाएंगे क्या खोया तुमने क्या पाया। अब साथ इन्हें तुम लेके चलो और खिदमत इनकी करते रहो, ये हाथ वो हैं जब गिरे थे तुम, इन्हीं ने तुम्हें उठाया था, सीधे रास्ते पे चलाया।